गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को मेरा नमस्कार। अब हम अपने न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2 देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स वाले वीडियो को आगे पार्ट 2 देखने वाले हैं। आपने पार्ट 1 सबने देख लिया होगा, ठीक है, जिसमें हमने F इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूले के ऊपर ही 7 से लेके 8 क्वेश्चन के करीबन किए थे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। तो आप उस वीडियो को जाके देखें अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। अभी हम एक और फॉर्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर है उसके ऊपर हम बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर कौन सा फॉर्मूला है आपका? आप जानते हो कि फॉर्मूले का नाम है E इक्वल टू के क्यू वाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप जानते हो कि ये फॉर्मूला लगता है वो किसके लिए लगता है, बेटा ये पता होना चाहिए किसके लिए लग रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने बताया था कि कोई पॉइंट चार्ज है, ठीक है, कोई पॉइंट चार्ज है, वो पॉइंट चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट P पर, उससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, उस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या तो ऐसे जाएगी, है ना, या टूवर्ड्स जाएगी। तो पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम चार्ज जाएगी और नेगेटिव है तो टूवर्ड्स चार्ज जाएगी। तो ये प्लस के लिए ऐसा है, अगर ये माइनस होता इन दिस केस माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती। आगे समझ? तो ये आप अच्छे से समझ लें, जान लें, ठीक है। ये आपको मैंने पढ़ाया था और ये एक ड्राइव फॉर्मूला है जो हमने ड्राइव किया था और एग्जाम में इसके मतलब इसे डेरिवेशन भी इसका पूछ लिया जाता है, जो मैंने ड्राइव कर चुका हूं, ठीक है। अब कहानी को हम आगे बढ़ाना है। कहानी को आगे इसलिए बढ़ाना है क्योंकि हमें इसके ऊपर जो एप्लीकेशन है उन्हें यहाँ सीखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 8। 7 क्वेश्चन मैंने फर्स्ट वीडियो में कराए थे पार्ट 1 और सेकंड में हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वो दोनों वीडियो क्या हो जाता, लंबा चला जाता, तो इसलिए मैंने 2 पार्ट्स में कर दिया, तो इजीली आराम से आप समझ पाओगे, है ना। और आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो देखें, है ना। ये बहुत छोटा बनाया है, मैं इसको यहाँ पर रिक्रिएट करूंगा, तो ध्यान से देखें। पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻8 एंड -10⁻8 रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। एक्चुअली में डाइपोल है, आगे जाके आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल ये कहने की कोशिश कर रहा होता है 2 इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट नेचर के चार्ज को सम डिस्टेंस पर प्लेस किया जाता है, कुछ डिस्टेंस दूर एक दूसरे से रखा जाता है। तो ऐसे सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। क्लियर है ना। तो आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ABC। उसने 3 पॉइंट दिए हैं, तो मैं ये यहाँ पे लोकेट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तो पहले मैं, है ना, बना देता हूं आपके लिए। तो Q1, ठीक है, Q1 की वैल्यू कितनी है बेटा? Q1 की वैल्यू है 10⁻⁸ कूलम। अगला क्या है? Q2, उसकी वैल्यू -10⁻⁸ कूलम। A और B पॉइंट पर रखे हुए हैं मैंने मान लिया, और इसने कोई पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन A और B मैं मानूंगा नहीं क्योंकि A भी यहाँ पे अलग से लिया है इनने। तो इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए बेटा, है ना। P और Q मान लेता हूँ, है ना, P और Q पॉइंट पे रखे हुए हैं, ठीक है। ओके सर। अब क्या कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। तो A देखो मिड पॉइंट पे दे रखा है इनने, तो A मैं ये ले रहा हूं, A पॉइंट ये रहा, और A यहां से कितनी डिस्टेंस पर है बेटा? 0.05 मीटर। ये भी दे रखा है एग्जामिनर ने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं इसमें, 0.05 मीटर। ओके, और आप देख पा रहे मिड पॉइंट है, अच्छे से देख पा रहे होगे, ठीक है। तो अब देखो क्या सिखाया था, ध्यान से देखना। इस ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो आपको फॉर्मूला और डायरेक्शन पता होना चाहिए। सिंपल सी फंडा है और कुछ भी नहीं है, और सुपरपोजिशन लॉ पता होना चाहिए। 1% भी कठिन नहीं है ना फिजिक्स, अगर आपको मैथ का कॉम्बिनेशन फिजिक्स के साथ पता है। तो इस Q1 के कारण, ये Q1 क्या, पॉजिटिव के कारण किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो क्या होगा? अवे फ्रॉम चार्ज, तो इस तरीके से जाएगा। और इसको मैं नाम दे देता हूं E1, क्योंकि 1 के कारण है, ठीक है। सिमिलरली इस Q के कारण भी कहां जाएगा? इधर ही जाएगा, टूवर्ड्स, तो उसका नाम क्या दे देता हूं? E2, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हो कि पॉइंट A पर Q ने भी फोर्स किधर लगाया? अपनी तरफ, और P ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां दी है? अपने से दूर। बट यहां पर A पर आपको देखने से क्या मिल रहा है कि दोनों E की डायरेक्शन एक ही है,
और तुमको सिखाया गया कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होती हैं, एंगल 0 डिग्री पर अप्लाई होती हैं, तो सिंपली ऐड हो जाती हैं। तो ई ए सिंपली ऐड हो जाएगा E1 प्लस E2, E1 प्लस E2। तो E1 का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, और R1 किसको बोलेंगे, उसकी डिस्टेंस को, और यहां पे ये R2 हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि ये 2 से डिस्टेंस है, प्लस KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। अब आप क्या देख पा रहे हो, क्या बार आ गया, ये बार आ गया, ठीक है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, Q1 Q2 दोनों सेम है, ठीक है, और R1 R2 भी दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो आप जानते हो ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ऐड हो गया, क्या हो जाएगा, 2 के, एक कोई वैल्यू रख लो, Q1 R1 स्क्वायर, तो 2, और के की वैल्यू आपको अच्छे से याद है, न्यूटन्स लॉ से 9 इंटू 10 टू द, सॉरी न्यूटन बोल रहा हूं, कूलम्स लॉ से 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्योंकि हम जब तक कुछ नहीं बोला एयर मान के चलेंगे। और Q1 या Q2 10 टू द पावर -8। R1 को थोड़ा सा मैं कैसे लिखने वाला हूं, 5 इंटू 10 टू -2, ठीक है, एक ही बात है वो, तो ऐसे सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या देख पा रहे हो, एफ ए कितना, ई ए कितना आ गया, ई ए, तो नीचे ऊपर कितना बचेगा, 2 9 जा 18, 10, और नीचे कितना आएगा 25, 10 टू द पावर -4, ठीक है। तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 20, और ये ऊपर जाएगा तो 18 2 जा 36, 18 2 जा 36, और इसका 10 एक यहाँ ले लूंगा, 20 बाद 3 बचेगा, तो ये आ जाएगा 5 2 जा 10, तो आप जानते हो 36 इंटू 2 72, 10 टू द पावर 3, तो इसको चाहो तो 7.2 कर सकते हो। तो 7.2 करने के लिए 10 का नीचे डिवाइड किया होगा, 10 का ऊपर, तो नीचे वाले ने तो इसको 7.2 बना दिया है, ऊपर वाला उसके साथ ऐड हो गया है, तो इतना आंसर इसका होगा, ठीक है ना। तो ये आंसर इसका होगा। तो ए का समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब चूंकि ये समझ में आ गया तो आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन भी समझ में आ जाएंगे। ये सब एक्सियल पोजीशन का पॉइंट है। डाइपोल की एक्सिस पर कहीं भी अगर कोई पॉइंट रखा है तो उसे एक्सियल पॉइंट कहते हैं, और उसके किस पर रखा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखा है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पोजीशन कहते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हो गया ए वाला, फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं डियर। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए उसने बोला है पॉइंट बी, तो एट पॉइंट बी के लिए चर्चा करने की कोशिश करते हैं बेटा। अब मैं दोबारा से इस डायग्राम को बना रहा हूं, ध्यान से देखना। एट पॉइंट बी के लिए तो फिर से मेरा ये Q1, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। यहां पे Q1 रखा है, यहां पे Q2 रखा है। अब जो आपका B पॉइंट दिया वो इधर दिया है, ये दिया B पॉइंट बेटा आप, और B पॉइंट की डिस्टेंस 0.05 दी है इससे A से। मैं सारी डिस्टेंस लिख देता हूं यहां पर, ये 0.05 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 0.05 को ऐड करोगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। तो आप क्या देख पा रहे हो कि R1 तो ये बन गया, बट R2 ये बनेगा, R2 तो इसमें ऐड करोगे तो 0.15 आ जाएगा 0.15। तो R2 इस केस में 0.15 है और R1 इस केस में 0.05 है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए। सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां पर आप क्या देखो, इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है, इन दोनों क्वेश्चन में R1 R2 इक्वल है और इसमें R1 R2 डिफरेंट है। तो पहले आप डायरेक्शन देख लें। Q1 के कारण कहां जाएगा, इससे दूर E1, और Q2 के कारण क्या जाएगा, उसकी तरफ ये E2। आपको कुछ नहीं करना, यहां खड़े हो जाओ और देख लो कौन मेरे को किधर ले जा रहा है। Q1 आप पॉजिटिव मान लो, Q1 कहां फेंकेगा आपको, बाहर, और Q2 नेगेटिव है तो आपको अपनी तरफ ले जाएगा। तो इसलिए बस फोर्स के अलोंग लगा दो, सिंपल सी बात है।
अब आप देख रहे हो दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री के लिए मैंने आपको बताया था बिगर माइनस स्मॉलर करेंगे, तो दिमाग से सोचो बिगर कौन होगा स्मॉलर कौन होगा। तो देखो दोनों के लिए क्यू तो सेम है, आर जिसका बड़ा होगा वो स्मॉलर होगा। तो आर किसका बड़ा है, R2 का। R2 का आर देखो 15 इंटू 10⁻² है और R1 कितना है 5 इंटू 10⁻² है। तो R1 कम है, R1 नीचे आता है ना, तो नीचे वाली चीज अगर बड़ी छोटी होती है तो ऊपर वाली चीज भी क्या होती है मतलब अगर छोटी है तो बड़ी हो जाएगी और बड़ी है तो छोटी हो जाएगी। आप जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का क्या है रिलेशन है। तो हमें पता है कि R2 क्या है बड़ा है, तो इसलिए E2 क्या होगा छोटा होगा, ठीक है ना। तो E2 क्या है स्मॉलर और E1 क्या है बिगर। तो हमें पता है कि EB का जो डायरेक्शन आएगा वो इधर आएगा, EB बिगर की तरफ। तो यही सिखाया था EB इक्वल टू है ना क्या आ जाएगा E1 माइनस E2, बिगर माइनस स्मॉलर, बिगर माइनस स्मॉलर, ठीक है। तो EB ठीक है, तो K तो बाहर आ जाएगा दोनों में, पहले फॉर्मूला लगा देता हूं, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो K बाहर आ गया, Q1 बाहर आ गया, क्योंकि Q1 Q2 इक्वल है 1 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R2 स्क्वायर। तो कोई क्या Q1 क्यों बाहर आ गया है, तो Q1 इसलिए बाहर आ गया कि Q1 इक्वल टू Q2 है। तो किसी की जगह कोई भी लिख सकते हो आप, है ना, Q2 की जगह Q1 लिख दिया, Q1 बाहर ले लिया है, बस इतना किया है। तो एग्जामिनर को इस तरीके से आप बता देना, वरना 2 बार वैल्यू रख देना, अपने आप निकल के आ जाएगी यार। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू 9, Q1 की वैल्यू हमारी कितनी है 10 टू -8, 1 अपॉन R1, R1 कितना है बेटा R1 5 इंटू 10 टू -2 का होल स्क्वायर, और R2 15 इंटू 10 टू -2 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना, इतनी सी उम्मीद आपसे कर रहा हूं कि इसे सॉल्व कर लोगे आप। तो आप देख रहे हो 9 90 90 बचा यहाँ पे, अपॉन यहाँ से क्या कौन है 5, यहाँ से 5 आ रहा है, यानी 25 और 10 टू द पावर -4 ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन 3 बचा होगा, तो 3 3 9 2 बार, ठीक है। फिर से आप जान रहे हो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर कितनी जीरो हो जाएंगी 5 और 9 है ना, ये एक इसको दे दो, या से छोड़ दो, तो 25 इससे कट के 4 बचा, और यहाँ आ गया 8/9, 9 से 9 कट गया, 8 4 जा 32, EB कितना आ गया, ये सॉल्व कर लेना, ये तो सिंपल 32 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, ये आ गया EB। और डायरेक्शन क्या रहेगी हमने मैंने बता दिया बिगर की तरफ, किसकी तरफ बिगर की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, इस सेकंड क्वेश्चन हो गया डियर। आगे अब आता है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है 3। तो क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगता है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या किया है फिर से, है ना, P Q, P पर Q1 10 टू द पावर -8 कूलम, और Q2 इक्वल टू -10 टू -8 कूलम। ये हमारा मिड पॉइंट है, इसकी डिस्टेंस 0.05 थी, और इसकी डिस्टेंस 0.05 थी। अब जो पॉइंट लिया है उसने वो C यहाँ लिया है, एट C हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं एट C। और C को जब कनेक्ट किया इससे, ऐसे तो कनेक्ट करेंगे C को बेटा, और इस C को इससे कनेक्ट कर दिया, तो ये कितना दे रखा है इसने 0.1 मीटर, और ये भी कितना दे रखा है 0.1 मीटर, ये सब दे रखा है ना। ये देख लो आप, ये सर एनसीईआरटी में जाके देख लें, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को, करते हैं। आपको बिल्कुल मतलब अपनी जो कॉन्सेप्ट सिखाया उससे हटना नहीं है, आप तो बस बिल्कुल अपने फोकस रखो, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से होगा स्मूथली। ये भी कैसे देखो, Q1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से लाइन जॉइनिंग के अलोंग ऐसे लगेगा E1, और ये नेगेटिव है E2, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो, अगर आपको ये एंगल पता लग जाए ये वाला, तो आप जल्दी से E नेट निकाल लोगे, बट एंगल से जनरली आप मत करना कभी भी, कंपोनेंट लेके करोगे तो आसान होगा। कंपोनेंट कैसे लेते हैं बताओ, x ले लिया इधर, y ले लिया इधर। अब आप क्या देख पा रहे हो,
सर मैं तो ये देख पा रहा हूं कि मेरा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो एक्स की तरफ जा रहा है ना वाई की तरफ जा रहा है, तो दोनों के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, बिल्कुल लेने पड़ेंगे। तो चलो लेते हैं। चलो उसके लिए क्या करें बेटा, मुझे सोच के बताओ। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड इसके सेम है, तो इसके सामने वाला एंगल ये है तो इसके सामने वाला एंगल भी सेम होगा। ठीक है सर, तो अगर ये सेम है तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया और अल्टरनेट एंगल सेम हो गया। ये इसकी डेफिनेशन लग गई, क्योंकि आपने देखा होगा एस बनता है तो ये एंगल सेम है। करस्पॉन्डिंग, अगर ये लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल हैं, तो जो थर्ड लाइन है वो सेम एंगल बनाएगी, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है ना, ओके। अब जरा ध्यान से देखो, E1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, E1 की। तो E1 का एक कंपोनेंट कितना जाएगा, E1 cos थीटा इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो मानते हो, बिल्कुल सर, क्योंकि यहां से थीटा बना रहा है E1, तो E1 cos थीटा इधर जाएगा। यहां क्या जाएगा बेटा इसका, E1 sin थीटा सर, E1 sin थीटा, थोड़ा ऊपर बन गया इसलिए। अब E2 के बारे में देखो, E2, ये रहा E2, तो E2 का cos इधर ही जाएगा, बिल्कुल जाएगा सर। E2 का साइन इधर जाएगा, ठीक है ना। और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट, बिकॉज E1 और E2 इक्वल है। तो देखो जरा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1, तो वो क्या आ जाएगा, E1, फॉर्मूला क्या बनेगा, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, ये तो बनेगा। अब R1 कौन होगा बेटा, ये R1 होगा, और ये बेटा क्या होगा, R2 होगा। ठीक है ना, क्या होती है डिस्टेंस, उस पॉइंट, उस चार्ज से जिस पॉइंट पर निकालना उसके बीच की डिस्टेंस, तो यही तो R1 R2 होगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, है ना, E1 इक्वल टू कितना आया, E1 K 9 इंटू 10 टू 9। वैसे तो मैं डायरेक्ट ही कर सकता हूं, Q1 Q2 दोनों इक्वल है, R1 R2 दोनों इक्वल है, तो लिख दूं मैं यहां पर, चलेगा, पूरा एक ही बार में लिख दो। एग्जामिनर को क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो, एग्जामिनर का भी करोगे आप, तो यहां पे लिख देते हैं, है ना। क्लियर दैट फ्रॉम फिगर E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2, मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दोगे तो समझ में आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ E1 एंड E2 वेक्टर इज इक्वल, बिकॉज R1 R2 एंड Q1 इक्वल टू Q2। समझ में आया कि नहीं आया। देयरफॉर y कंपोनेंट, है ना, y कंपोनेंट ऑफ E1 एंड E2 आर कैंसिल आउट टू ईच अदर, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे दोनों अगर सेम हो गए हैं, E1 sin थीटा E2 sin थीटा दोनों सेम है, तो आप जानते हो 0 हो जाएगा आंसर। तो ये तो अब हमारे क्वेश्चन में ही नहीं, अब ये दोनों बचा, तो EC क्या हो जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और दोनों सेम है, तो आप जानते हो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। यही आप सेम कहानी कहां करोगे, जब डाइपोल के कारण मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाऊंगा आपको, वहां पर यही करोगे आपको, ये तो हम पहले कर चुके हैं, तो आपको बहुत इजी लगेगा वो डेरिवेशन, है ना। बट यहां पर आप नंबर से खेल रहे हो, वहां पे आप ए और बी वगैरह से खेलोगे, है ना, तो स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से हो जाएगा। तो बेटा आओ चलो, EC2, E1 की वैल्यू हम क्या रख देंगे, KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर cos थीटा, बस अब वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा। तो EC2K 9 इंटू 10 टू 9, Q1 10 टू -8, R1 का स्क्वायर, R1 0.1 यानी 10 टू -1, और 10 टू -1 का होल स्क्वायर करोगे 10 टू -2, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 0.05 और हाइपोटेनस कितना है 0.01, 0.05 बेस और 0.01 हाइपोटेनस। तो EC इक्वल टू कितना आ गया,
ये इससे कट गया, 10 टू दी पावर -1 बच गया, ये इससे कट गया तो 10 टू दी पावर -1 ये बच गया, और यहाँ कटेगा, ये दोनों कट जाएंगे तो ये आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -1, और ये 10 टू दी पावर -1 इसको भी खा गया, तो फाइनली आंसर आ गया 90 न्यूटन पर कूलम। देखो कैसे, 5 टू जा 10 और 10 इंटू 9 19 पर कूलम। इस तरीके से ये क्वेश्चन इजी हो गया। तो देखने में कठिन था बट इजी हो गया। तो इसमें 3 क्वेश्चन थे इसलिए टाइम लगा इसको करने में, है ना। तो 3 क्वेश्चन थे इसलिए टाइम हमको लग गया। अब जबकि हम समझाते हैं तो और ज्यादा टाइम लग जाता है। प्रॉब्लम 9, 2 point charges 4 microcoulomb and +1 microcoulomb are separated by a distance 2 meter in air. Find the point on the line joining charge at which the net electric field of the system is 0. चलो, और मैंने ये बताया था आपको, याद करो कि जब जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है उस पॉइंट को नल पॉइंट कहते हैं। तो ये नल पॉइंट ही बोल सकता था यहाँ पर, है ना। तो 2 point चार्जेस +4 और +1, तो एक को मैं ए पे रख दूंगा, उसका नाम दे दिया Q1 कितना +4, 10 टू दी पावर -6 कूलम। चलो, दूसरे को मैं कहाँ रख दूंगा, बी पर, उसका नाम बोल दूंगा Q2 1 माइक्रोकूलम, यानी 1 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोकूलम। इन दोनों को लाइन जॉइनिंग, इनकी दोनों की लाइन जॉइनिंग बना दी, और एयर में रखे हुए हैं, कितनी डिस्टेंस पर रखे हुए हैं 2 मीटर, तो आर हो गया इनका 2 मीटर, और बीच में एयर है तो के कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। के की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे लिख दी, एयर है इसलिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग चार्ज एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मुझे बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के कहाँ चांस होंगे, तो उसके लिए हमें चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बीच में किसी पॉइंट को मान के। ये मैंने पॉइंट मान लिया P, देखते हैं यहाँ पर चेक है कि नहीं। इस ए को कैसा चार्ज है पॉजिटिव, तो इस ए के कारण कहाँ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यहाँ आएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने तुम्हें ये बताया था, सिखाया था, जब मैं कूलम्स लॉ के क्वेश्चन कराया था, मैंने बताया था कभी भी नेट 0 होगा तो उसकी यही कंडीशन है, पहले तो उस नेट पर क्या होनी चाहिए, कुछ फोर्स अपोजिट होनी चाहिए लगने वाले फोर्स के, क्योंकि 180 डिग्री नहीं बनेगा तो नेट 0 नहीं हो सकता। और फिर उनका मैग्नीट्यूड सेम कर दो, तो डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। तो आप देख रहे हो ए के कारण कहां लगेगा दूर, और बी भी पॉजिटिव इसलिए इसके कारण भी कहां लगेगा, यानी 100% ए और बी के बीच में ही कहीं ई नेट 0 होगा। क्योंकि अगर आप यहां पे करते बाहर तो बी के कारण भी दूर जाता, ए के कारण ऐड होने के चांस तो होते, जब तक सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तब तक 0 कैसे होगा। तो इधर या इधर, मतलब बी के राइट साइड और ए के लेफ्ट साइड कभी भी ई 0 नहीं होगा, यानी ये इस रीजन में ई 0 नहीं हो सकता, इस रीजन में ई 0 नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। 3 ही तो रीजन है ना, फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन और ये थर्ड रीजन, 3 ही रीजन तो है। तो फर्स्ट रीजन में ई 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो, मैं बताया आपको, अगर मैंने आपको यह पॉइंट लिया तो बी के कारण ई भी किधर जाएगा, इधर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव है दूर जाएगा, ए के कारण भी कहां जाएगा, दूर जाएगा। ई नेट कभी 0 हो सकता है क्या, ऐड ही तो होगा, तो कभी सिंपली यही कहानी यहाँ है। तो एग्जामिनर को ये चीज और ये चीज बताने की जरूरत आपको नहीं है, या आपको समझ होनी चाहिए। अच्छा, अगर इसमें एक माइनस होता तो बार 0 होता, क्योंकि आप जानते हो माइनस होता तो एक इधर आ जाता, एक इधर आ जाता, और यहां माइनस होता तो दोनों एक ही साइड पहुंच जाते, तो यहां 0 नहीं होता। तो 3 रीजन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां पे अभी कौन सी रीजन में 0 होने के चांस है, सेकंड रीजन में, सेकंड रीजन में 0 होने के चांस है। तो सेकंड रीजन हमने ले लिया, ठीक है ना। तो ई नेट अगर 0 है ना, 4 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देन ई ए इक्वल टू ई वी, यानी ई ए का मैग्नीट्यूड और ई वी का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट हमने कर ही ली, तो मेरे को ये नहीं पता कि कहाँ है, तो मैं ये मान लेता हूं, बेटा कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है एक्स। तो आप समझ गए, यहां से अगर एक्स है तो यहां से कितना हो जाएगा 2 - x, सिंपल। तो ई ए का फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो, के Q1 और डिस्टेंस कितनी एक्स स्क्वायर, यहां पे क्या बनेगा के Q2 और डिस्टेंस कितनी 2 - x का होल स्क्वायर। तो के से तो के कट गया, यहां पे क्या कर लें 2 - x अपॉन x का होल स्क्वायर, और
ये इधर गया है तो Q1 इधर जाएगा, Q2 अपॉन Q1। तो कितना आंसर आ गया, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहा हूं बस। Q2 की वैल्यू कितनी बेटा, 1 इंटू 10⁻6, और इसकी वैल्यू कितनी बेटा, 4 इंटू 10⁻6। 10⁻6 से 10⁻6 कट गया, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स कितना आ गया, 1/4। ठीक है, तो आप जानते हो कि होल स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू या तो +2 होगी या -2 होगी। तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स या तो +1/2, या 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स या तो -1/2। तो प्लस को सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 2 जा 4 माइनस 2x, x आ गया 4/3 मीटर। यहां पे देखते हैं क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 माइनस 2x। अभी तो मैथ चल रहा है, उम्मीद करता हूं ये तो आ रहा होगा अच्छे से। तो कितना है x, तो x 4 मीटर। तो सोच के बताओ कि x 4 मीटर हो सकता है क्या कभी? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही 2 मीटर है, तो x 4 मीटर कैसे हो जाएगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। दिस आंसर विल बी करेक्ट। तो x इक्वल टू 4/3, यानी 4 इंटू 10⁻6 से कितने पर, 4/3 पर, और इससे 2 माइनस 4/3 करोगे तो 3 2 जा 6, 2/3 पर। तो जिससे ही पूछे क्वेश्चन में उससे बता देना आप, है ना। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, आ गया होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड नल पॉइंट। इसको नल पॉइंट भी बोल सकता था वो, क्या बोल सकता था, नल पॉइंट। नल पॉइंट के लिए फाइंड करो। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है तो आप इस तरीके से काम कर लेना, ठीक है ना। ओहो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के ऊपर भी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ठीक है। उस फॉर्मूले के ऊपर ABCD इज स्क्वायर ऑफ साइड 5 मीटर, चार्ज 15 -50 +50 आर प्लेस्ड एट ACD रेस्पेक्टिवली। इसकी मैं हिंट दे देता हूं तो आप घर पे बैठ के करना है इसको, ठीक है ना, क्योंकि फिर वो टाइम बहुत ज्यादा चला जा रहा है। वो आप जानते हो एक दिन का तो वैसे भी नहीं है चीजें, हम लोग कोशिश करते हैं बस, ये है, ठीक है। ये आ गया। अब ये मैंने क्या ले लिया, एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी है, 5 मीटर, ये भी 5 मीटर है ना, और ये भी 5 मीटर है। स्क्वायर है तो वो तो बोलने की जरूरत भी नहीं थी वैसे, ये 5 मीटर और ये भी 5 मीटर, ठीक है। ये मान लो A पॉइंट है, ये मान लो B पॉइंट है, ये मान लो E पॉइंट है, और ये मान लो B पॉइंट। अब क्या कहना चाह रहा है, किस पे चार्ज रखे हुए हैं, ACD पर। तो A पर +50, तो Q1 +50, है ना, और C पर Q2 -50, और D पर Q3 फिर से +50, है ना, इस तरीके से रखे हुए। तो हम पे किससे पूछ रहा है, रिजल्टेंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड D पर। तो घबराने की जरूरत है क्या, नहीं सर, कनेक्ट कर दो। तो A तो कनेक्ट है B से, C भी कनेक्ट है B से, बस ये नहीं है कनेक्ट। तो मुझे सोच के बताओ, 2 से कनेक्ट हो या R2 हो जाएगा, ये 1 से कनेक्ट हो या R1 कहलाएगा, और 3 से कनेक्ट है, पता है क्या, नहीं पता, R3। तो यही तो मैथ है। अब आप जानते हो ये क्या है, डायगोनल, स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, A√2, तो 5√2 मीटर। चलो ये भी आ गया। अब बस डायरेक्शन बनाना है, क्या बनाना है, डायरेक्शन, ठीक है ना। अब डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, Q3 कैसा, पॉजिटिव, तो लाइन जॉइनिंग से अवे, तो जो गया E3। ये कैसा, नेगेटिव, तो उसकी तरफ हो गया E2। Q1 कैसा, पॉजिटिव, तो जो हो गया हमारा E1। इस तरीके से बना है, ठीक है ना। तो आप जानते हो कि हम x और y कैसे लेंगे, ये मैंने x ले लिया, ये मैंने y ले लिया। तो किसके कंपोनेंट आएंगे, बस E1 E2 के नहीं आएंगे, E3 के आएंगे। तो E3 के कंपोनेंट लेने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एंगल पता होना चाहिए। तो आप जानते हो ये एंगल 45 डिग्री, ये वाला, तो ये वाला 45 डिग्री हो जाएगा, वर्टेक्स अपोजिट एंगल 45, या ये 45 तो कोई 45 हो जाएगा, तो दोनों 45 है, तो टेंशन नहीं लेना। तो नीचे से अपन ज्यादा क्या रहते हैं, हैबिचुअल रहते हैं। तो ये 45 होगा कि नहीं होगा, और ये एंगल अगर 45 है तो ये बोलो कितना हो जाएगा, E3 cos 45, और ये वाला कितना हो जाएगा,
E3 sin 45। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरे को ई नेट निकालना है। ई नेट के लिए आप दिमाग लगाओ, E2 और E3 सब्ट्रैक्ट होंगे और E1 और E3 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, E2 E1 सब निकाल के रखना पड़ेगा। ठीक है ना, पूरा निकाल के रखना पड़ेगा। क्लियर है? तो आप इसको आराम से घर बैठ के होमवर्क के फॉर्म में करना, और मैंने आपको बता ही दिया सब चीजें करना। अगर चाहो तो पूरा कराऊं इसको, बोलो। अगर पूरा कराते हैं तो थोड़ा सा लंबा वीडियो जाएगा, और फिर इलेक्ट्रिक लानो कोर्स के लिए अलग वीडियो अपन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कर लेते हैं पूरा इसको। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक अगर आपको आता है तो आप देख रहे हो इस फॉर्मूले के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन डिजाइन हो रहे हैं, है ना? तो इसलिए हमें बेसिक फिजिक्स अच्छे से, वो सॉरी बेसिक मैथ इन फिजिक्स अच्छे से पता होना चाहिए। वेक्टर का ज्यादा रोल रहता है ना, पूरा वेक्टर चल रहा है लाइन से। चलो E1 बोलो, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q1, Q1 Q1 वो हो जाएगा E1 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है 50 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 ये रहा 5 का होल स्क्वायर 25 तो 9 2 जा 18 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन। ठीक है, आ जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 के लिए क्या हो जाएगा E2 9 इंटू 10⁻⁹ 50 अपॉन फिर से 25 फिर से 18 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। न्यूटन नहीं, न्यूटन पर कूलम, सॉरी डियर, कोर्स में पहुंच गया मैं। हाँ, अब E3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q3, और ड्यू टू Q3 करेंगे तो E3 के लिए 9 इंटू 10⁻⁹ चार्ज 50 और डिस्टेंस 5√2 तो 25 और 2 50 और 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। ठीक है ना? अब आप जानते हो कि E3 cos 45 और E3 sin 45 दोनों इक्वल हैं, तो 45 1/√2 का डिवाइड जाएगा। तो वैसे ही आप जान रहे हो E2 पहले से बड़ा है और 1/√2 का डिवाइड जाएगा तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो हम अगर मैं बात करूं कि एट बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड along x डायरेक्शन, तो x मैंने ये माना है, तो x डायरेक्शन में लोग क्या जाएगा Ex बोल दो उसको, Ex तो Ex कौन बड़ा है बेटा, E2 और E3। x डायरेक्शन में कौन कौन लग रहा है, दो ही तो लग रहा है, E2 और E3 cos 45। तो इनमें से E2 बड़ा है E3 छोटा है, तो बिगर माइनस स्मॉलर, तो E2 माइनस E3 cos 45। तो E2 कितना आया बेटा आपका 18 इंटू 10⁻⁹, और E3 कितना है 9 इंटू 10⁻⁹, और cos 45 अपॉन √2। क्या कॉमन आ गया बेटा, यहां से कॉमन आ गया 9 इंटू 10⁻⁹ 9, और क्या बचा यहां बेटा 2 माइनस 1/√2। ठीक है ना, इस तरीके से Ex आ गया। अब Ey तो y में कितना लग रहा है, दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपली E1 और E3, तो E1 प्लस E3 sin 45। E1 कितना है अपना, इतना ही है 18 10⁻⁹ प्लस E3 9 इंटू 10⁻⁹ अपॉन √2। फिर से कॉमन आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹,
तो यहां बचेगा 2 + 1/√2, है ना। तो EX आ गया, EY आ गया, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ऐसा हो गया EX और EY। अब क्या निकलेगा, ई नेट, क्या निकलेगा, ई नेट। ठीक है, तो ई नेट निकालने की कोशिश कर रहा है। ई नेट कैसे निकलेगा, ई बी। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन ऐसे आएगी, ऐसे। ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन तो नहीं है उस पर, अगला ही है, यानी यहाँ जगह नहीं बची है, तो अपन को एक पेज लेना पड़ेगा, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बी, तो आप देख रहे हो EX ऐसे गया है, EY ऐसे गया है, EB ऐसे जाएगा, और EX कितना आया था, 9 × 10⁹, 2 - 1/√2 न्यूटन पर कूलम, और EY कितना आया था, 9 × 10⁹, 2 + 1/√2 न्यूटन पर कूलम। क्वेश्चन करें तो टाइम तो लगेगा बेटा, है ना, या तो क्वेश्चन मत करवाओ, है ना। क्वेश्चन करे बिना मैं नहीं मानता कि कुछ समझ में आता है ना। न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। तो आप जानते हो कि 2 क्वांटिटी का 90 डिग्री के एंगल पे होती हैं, तो उनका नेट √EX का होल स्क्वायर + EY के होल स्क्वायर से निकाला जाता है। तो पूरी यहाँ पर जितना भी चीज सिखाई थी बेसिक में सारी यहाँ लग गई। अब EX का होल स्क्वायर EY का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁹ तो बाहर ही आ जाएगा, तो वो तो बाहर ले लो पहले से ही, इतना तो मैथ सबको आता है। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो A² + B² - 2AB, और EY का होल स्क्वायर खोलोगे तो +4 + 1/2 + 2AB। तो आप देख रहे हो ये कट गया, ठीक है, और 4 और 4 8 हो गया, और 1/2 1/2 ये हो गया, 9 हो गया ये, और 9 से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 3 3 9 जा 27 न्यूटन पर कूलम। 27 × 10⁻9 न्यूटन पर कूलम इसका आंसर आया है। अगर इसका डायरेक्शन निकालना हो किसी को, ये अल्फा, तो आप जानते हो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर EY अपॉन, अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था, तो EY 9 × 10⁻9 2 + 1/√2 और 9 × 10⁻9 2 - 1/√2 ये गया। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, है ना, 2√2 + 1 और 2√2 - 1। आप चाहो तो रेशनलाइजेशन करके और कर सकते हो, बट करना है तो कर लेना, बट उसका आंसर कुछ ऐसा ही निकल के आएगा, क्योंकि इसकी हमें पता नहीं। ये तो मैंने एक्स्ट्रा बता दिया है, ये पूछा नहीं है आपसे, ये मैंने एक्स्ट्रा बता दिया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो ये वो क्वेश्चन था जो पॉइंट चार्ज के ऊपर इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, लेकिन ये कंपटीशन में ज्यादा पूछा था। एकेडमिक में भी अगर आएगा तो CBSE और उसमें आएगा, इसमें ICSE बोर्ड में, ठीक है। लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको ये चीजें दिखाना, तो इसलिए मैंने ये दिखाया है। और इससे आपको ये भी पता लग रहा होगा यार, बेसिक मैथ इन फिजिक्स क्यों हमारे लिए जरूरी है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए, समझ बढ़ाने के लिए, अपनी न्यूमेरिकल्स को, है ना, अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। घबराए नहीं हम देख के कि क्या हो करेंगे, ठीक है। इसलिए वहां पर ज्यादा वर्क करना चाहिए पहले। वो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो दिक्कत आती है। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A ड्यू टू पॉइंट चार्ज, है ना, सिचुएटेड एट पॉइंट B। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, पॉइंट A कहीं दिया है, ये है भैया पॉइंट A 0 1 2 पर, और एक पॉइंट B है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज -2 माइक्रोकूलम। अच्छा, A पर निकालना है हमें, है ना, एट पॉइंट A पर निकालना है। और प्लेस्ड कहां किया गया है, रखा कहां पर है बेटा, चार्ज रखा गया है -20 माइक्रोकूलम, यहाँ किस पर, B पर, और B की लोकेशन दे रखी है √201 मीटर में, और इससे एक पॉइंट A है, उसकी लोकेशन दे रखी है 0 1 2। यहां पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी, है ना, डायरेक्शन ऐसी होगी। तो हमें अगर ये निकालना है तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब क्या ये डिस्टेंस छुपा ली,
तो आपको पता है 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आपको सिखाया गया है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अदरवाइज आप पोजीशन वेक्टर से भी कर सकते हो, पोजीशन वेक्टर निकालो, उसका मॉड यही आएगा। तो क्या हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर 2 1 और 1, तो कितना आ गया √4 यानी 2 मीटर। तो बस इतना सा इसमें काम था। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, E = 9 × 10⁹ ठीक है, Q 20 माइक्रोकूलम अपॉन R2 का होल स्क्वायर। तो एग्जामिनर ये चेक कर रहा था कि बच्चे को ये आता है कि नहीं आता। अगर ऐसे आ जाए तो आप देख रहे हो ये कितना हो गया, 4 5 जा 20, तो 9 5 जा 45 और 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। तो इस तरीके से ये आंसर हो गया। कोई हो सकता है एग्जामिनर इस चीज को ऐसे लिख दे 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। आपको पता है कैसे लिखा होगा, 10 का डिवाइड और 10 का मल्टीप्लाई। तो डिवाइड ने 4.5 बना दिया, मल्टीप्लाई ने वहां पे 10 बढ़ा दिया। तो इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगले इसमें कितने क्वेश्चन है ये देख लेते हैं अपन। हाँ, क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं, चलो इसको देख लेते हैं, ठीक है। इसी में कर लेते हैं, थोड़ा और लंबा हो जाएगा, और क्या है। कट कर दूंगा। हाँ, तो अब अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब अपना नेक्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन बेटा जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें पूछा एन अनचार्ज स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन 2 चार्ज प्लेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया। तो आपको क्या सिखाया गया था कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं जाती है और कभी भी अंदर से नहीं जाएंगी। तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, ये वाला ऑप्शन। दूसरा ये सिखाया गया था कि परपेंडिकुलर ही इंटर करेंगे, परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगे। तो परपेंडिकुलर ही इंटर करेंगे, परपेंडिकुलर ही बाहर निकलेंगे। तो ये तो देखो रेडियल परपेंडिकुलर होता सिखाया था, रेडियल रेडियस बाय जाना चाहिए। तो देखो इस तरीके से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी नहीं निकलेंगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, क्लियर है ना, कर्व लेंगी, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, कर्व 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 शेप लेंगी। तो ये सही होगा, ये गलत होगा। तो ये तो वैसे सही हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या है, इसमें कौन सी लाइन सही है बोलो, फर्स्ट सही है क्या, नहीं। सेकंड सही है क्या, नहीं। थर्ड भी सही नहीं है, 4 परपेंडिकुलर जा रही है, इसका मतलब 4 सही है, ठीक है। अगला इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे पूछा है ई और ईबी और ईसी में रिलेशन मैग्नीट्यूड वाइज। तो तुम्हें पता है यहाँ पे डेंसिटी क्या है, सेम। यहाँ पे भी डेंसिटी क्या है, सेम। बट यहाँ पे डेंसिटी क्या है, अलग। इसमें एक ही लाइन पास हो रही है, यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से 1। तो ईए और ईसी इक्वल होना चाहिए और ईबी क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा तो मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो ईए इक्वल टू ईसी और ईबी क्या होगा, छोटा। तो ये सी आंसर, ठीक है ना। ये भी हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें आपसे पूछा विच चार्ज आर पॉजिटिव। तो कौन सा चार्ज पॉजिटिव, जल्दी बोलो। जहां से लाइन निकल रही होंगी, तो ए से निकल रही है और सी से निकल रही है, तो ए एंड सी इज पॉजिटिव, ए एंड सी पॉजिटिव, ठीक है। आंसर विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड किसका होगा कि जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा निकल रही होंगी। प्रॉपर्टी पढ़ा था, जिससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा निकलती है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड रखता है। तो देखो सी से ज्यादा निकलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस देखो ना 1 3 और 4 3 7 और यहाँ 7, यहाँ से 14 है ना इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है, ठीक है। इससे 1 2 3 4 5 6 7, इससे 7 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकल रही है और इसमें 7 जा रही हैं। तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसका मतलब सी आंसर। तो ये भी सही हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ये सी सही है। अगला अगला फिर से देख पा रहे हो कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही गलत दिखाया, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। ये बिल्कुल ही उससे इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए गलत है, क्लियर है ना। और यहाँ ऊपर से इंटरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से नहीं होता है ना। तो आपको पता ही है, ये बचा ओनली डी, क्लियर है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सेम क्वेश्चन यही है, किसका बड़ा है, Q1 बड़ा है कि Q2 बड़ा है। तो Q1 बड़ा है, आपको साफ साफ दिख रहा है ना, Q1 बड़ा है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। एट अ फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द लेफ्ट ऑफ Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो तुम्हें पता है कि Q1 और Q2, Q1 क्या है, बड़ा है, ठीक है। तो बड़े से हमें डिस्टेंस क्या रखनी पड़ेगी, ज्यादा,
और छोटे से डिस्टेंस क्या रखनी पड़ेगी, कम। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, थोड़ी देर पहले बताया था। तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है बीच में, कहीं कहीं पे भी पॉसिबल नहीं बीच में। यानी सेकंड रीजन में क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि ये प्लस इसको दूर करेगा, माइनस इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐड हो रहा है ना। तो E1 और E2 ऐड हो रहा है, तो यहाँ तो पॉसिबल है नहीं है। तो लेफ्ट होगा कि राइट होगा ये देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट और राइट के लिए आपको पता है Q1 बड़ा है मैग्नीट्यूड बाय, आप देखो ना E का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। अगर मेरे को दोनों मतलब सब्ट्रैक्ट करने हैं तो इक्वल करने पड़ेंगे, समझो ना। जैसे मान लो मैं इस वाले रीजन में जाऊं, इस वाले रीजन में E2 इधर आएगा और E1 इधर आएगा, सही बात। और इस वाले रीजन में जाऊं तो E1 इधर आएगा और E2 इधर आएगा। अब मुझे सोच के बताओ, यहाँ भी E0 हो सकता है और यहाँ भी E0 हो सकता है, बट पॉसिबिलिटी कहां पर ज्यादा है, इस सिचुएशन के हिसाब से। इस सिचुएशन के हिसाब से आपको पता है Q1 बड़ा है, Q1 बड़ा है तो E का मैग्नीट्यूड Q के कारण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। E का मैग्नीट्यूड Q के कारण क्या हो जाएगा, Q1 के कारण क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो R क्या करना पड़ेगा, हमें कम करना पड़ेगा। R हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। R जितना ज्यादा होगा E कम करेगा। तो R ज्यादा करने के लिए हमें पता है कि Q1 से R को बढ़ाना है, तो ये परफेक्ट आंसर होगा, परफेक्ट। और ये परफेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे आंसर, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ Q1, नो, एट अ फाइनाइट डिस्टेंस राइट ऑफ द Q2, दिस आंसर विल बी करेक्ट। तो डी आंसर विल बी करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। और ये पूरा हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है विथ न्यूमेरिकल्स। तो एक क्वेश्चन आपका पता है वो मतलब बहुत छोड़ रखा मैंने होमवर्क के लिए आपके लिए, तो उसको जरूर कर लेना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।